तो अथ शब्दानुशासनम, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म में षष्ठी हुई है, यहाँ पर किस में हुई है? कर्म में षष्ठी हुई है। और सामान्य रूप से दोनों पक्ष हैं कि कर्तृकर्मणो कृति से और या फिर उभय प्राप्तो कर्मण, है ना, उभयोः प्राप्ति ही तत्र कर्मण्येव षष्ठी भवति। अस्तु, ठीक है। तो कई लोग मानते हैं कि उभय प्राप्तो कर्मणि से है, पर वस्तुतः कर्तृकर्मणो कृति से ही, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द तो है नहीं। जब एक ही वाक्य में आपको दो दिखाई दे, कर्ता में भी कर्म में भी षष्ठी की प्राप्ति हो रही है, तो कर्म में षष्ठी होती है। यहाँ पर तो क्या है, एक अकेला है ये, इस कारण से यहाँ पर किस में है? कर्म में ही षष्ठी की प्राप्ति है। तो कर्तृकर्मणो कृति से ही यहाँ पर षष्ठी हो जाएगी, जैसे इध्म प्रभ्रष्टन में होती है ना, इसी प्रकार से। आगे कहते हैं सूत्र का अर्थ आपको मालूम है कि जो अर्थ है वो किसके लिए होता है? अथ इत्यम शब्द मंगलार्थ प्रयुज्यते, अधिकार के लिए भी है। इसमें इसकी कोई विशेष चर्चा न करते हुए आगे सीधे प्रश्न करते हैं कि केशाम शब्दानाम अनुशासनम इति शब्दानुशासनम, यहाँ से शब्दानुशासन प्रारंभ होता है। कहते हैं केशाम शब्दानाम, किन शब्दों का? तो कहा लौकिकानाम वैदिकानाम च, लौकिक और वैदिक शब्दों का। तो लौकिक लोके विदिताः लौकिकाः, है ना, वो कौन सा सूत्र है? लोक सर्वलोकात् है ना, लोक और सर्वलोक प्रातिपदिक से तत्र विदित इति च, इस अर्थ में प्रत्यय हो जाएगा। तो लोके विदिताः लौकिकाः। और वैदिक की सिद्धि कैसे होगी? वेदे भवाः वैदिकाः। तो लौकिकानां शब्दानां वैदिकानां शब्दानां च अनुशासनम भवति, ठीक है ना। कहते हैं कथम अनुशासनम, आप अनुशासन कैसे करेंगे? अनुशासन तो करना है, पर अनुशासन कैसे करेंगे? तो पहले ही आपको बताया था हमने कि अनुशासन, पहले ये शब्दों का शासन किया हुआ है, शब्द हैं, पीछे से उनका कथन किया जाता है। कहते हैं कैसे अनुशासन करेंगे? तो कहा प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन। कहते हैं अनुशासन मतलब प्रश्न करने का इनका उद्देश्य यह है कि क्या आप एक एक शब्दों का परिगणन करेंगे, है कि ये साधु शब्द है, ये साधु शब्द है, ये साधु शब्द है, कारक, पाठक, हारक, चायक, नायक इत्यादि एक एक साधु शब्दों का प्रयोग करेंगे, या फिर आप असाधु शब्दों का अनुशासन कर देंगे कि ये शब्द गलत हैं, असाधु हैं, इनसे जो बचे हुए हैं वो साधु शब्द हैं। तो शब्दों का अनुशासन आप कैसे करेंगे? क्या एक एक शब्दों का प्रतिपद पाठ करेंगे? ठीक है ना। तो उसके लिए फिर उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो बहुत गौरव हो जाएगा, इतने सारे शब्द आपको मैंने वो पढ़ करके बताया था पूरा, कि इतने सारे मतलब 4 वेद, उनके भी इतनी इतनी शाखाएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर महाभारत है, रामायण है, बहुत सारे इस प्रकार के ग्रंथ हैं। तो इतने सारे शब्द के प्रयोग के विषय हो जाएंगे, तो इतने सारे शब्द, अनंत शब्द हैं, तो शब्दों के एक एक प्रतिपद पाठ करना क्या है? मुश्किल है। इसलिए एक सरल उपाय बनाया गया। और वो क्या सरल उपाय बनाया गया? कहते प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया। कहते प्रकृति आदि, आदि से क्या ले लिया जाएगा? प्रत्यय। तो प्रकृति प्रत्यय और आगम आदेश इत्यादि तो उसके पूरक होंगे। तो प्रकृति प्रत्यय आदि के विभाग की कल्पना के द्वारा, तो ये पंक्ति बता रही है कि जो हम लोग व्याकरण में शब्दों का साधुत्व सिद्ध करते हैं, शब्द सिद्धि करते हैं, तो हम शब्द नए सिरे से बनाते नहीं हैं। वो शब्द तो नित्य हैं, पहले से ये शब्द बने बनाए हैं। वेदों में बृहस्पति प्रथम वाचो इत्यादि आप लोग जानते ही हो। फिर उसके बाद वेद के शब्द जो हैं वो सारे नित्य हैं। तो वो शब्द तो पहले से, पाणिनि व्याकरण से पहले क्या शब्द नहीं थे? उससे पहले भी शब्द थे। उससे पहले जो इंद्र चांद्र इत्यादि जो वैयाकरणों के व्याकरण थे, उनसे भी पहले शब्द थे। एकदम प्रारंभ में तो उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो फिर वो जो शब्द हैं, उन शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय के विभाग की कल्पना के द्वारा, प्रतिपद पाठ नहीं करेंगे एक एक शब्दों का, अपितु कुछ प्रकृतियां बना देंगे और कुछ प्रत्यय बना देंगे। ठीक है। इस प्रकृति से ये प्रत्यय इस अर्थ में होगा, इस प्रकृति और ये प्रकृतियां इन अर्थों में होंगी। तो प्रकृति और प्रत्यय आदि के विभाग की कल्पना के द्वारा, एक बात कह दी। दूसरा कहते हैं सामान्य विशेषवता लक्षणेन,
और उसमें पहले एक तो प्रकृति प्रत्यय का विभाग करेंगे और उनमें क्या करेंगे, सूत्र बना देंगे। और सूत्र भी कैसे बनाएंगे, सामान्यानि च विशेषाश्च इति सामान्य विशेषाः, ठीक है। और फिर सामान्य विशेषौ वर्तेते अस्मिन् इति सामान्य विशेषवान तस्मात् सामान्य विशेषवता लक्षणेन। कुछ सामान्य सूत्र बनाएंगे और कुछ विशेष यानी अपवाद सूत्र बनाएंगे। जैसे कर्मण्यन सामान्य सूत्र बना दिया, उसके बाद विशेष सूत्र क्या बना दिया, आतोनुपसर्गे कह। तो कुछ सामान्य सूत्र बनाएंगे, प्रकृति बना दी, धातु पाठ में प्रकृतियां रख दी, अणुवुल त्रिचव एक सामान्य सूत्र बना दिया। सभी धातुओं से अणुवुल प्रत्यय होगा। तो कितने सारे शब्द बन गए फटाफट। आपको एक एक शब्द तो नहीं बताने पड़े ना कि इस धातु से अणुवुल प्रत्यय, इस धातु से अणुवुल प्रत्यय, एधकः, भावकः, पाठकः, वर्धकः, वर्तकः, सारे कितनी सारी धातुएं, 2000 से अधिक धातुएं हैं। नहीं तो सारे एक एक पद पढ़ना पड़ता। फिर उनसे पहले अणुवुल प्रत्यय, फिर त्रिच प्रत्यय, तब यत् प्रत्यय, फिर अनियर प्रत्यय, यत् प्रत्यय, अण्यत् प्रत्यय, कितने सारे प्रत्यय होते हैं। तो उस तरह से करना बहुत कठिन होता, इसलिए क्या कर दिया, सामान्य सूत्र बना दिया। अब एक अणुवुल त्रिचौ सूत्र से कितने सारे शब्द सिद्ध हो गए, तो ये तो सामान्य हो गया। अब उसके आगे अपवाद बना दिए, कुछ विशेष सूत्र बना दिए है कि ये तो प्रत्यय होंगे ही। अब नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्योनिन्यचः इगुपधज्ञा प्रीकिरहकः, तो इस प्रकार से अपवाद सूत्र भी बना दिए गए। तो सूत्र कैसे होंगे, सामान्य और अपवाद यानी उत्सर्ग और अपवाद सूत्रों के द्वारा, और उधर प्रकृति आदि प्रत्यय के विभाग के द्वारा हम क्या करेंगे, अनुशासन करेंगे। तो यही तो इसमें किया गया है। एक तरफ प्रकृतियां रख दी गई हैं और एक तरफ प्रत्यय बता दिए गए हैं। कुछ सामान्य सूत्र हैं और कुछ उत्सर्ग सूत्र और कुछ अपवाद सूत्र हैं, और उसी में कहीं आगम है कहीं आदेश है। इन्हीं सब का मेल आपका क्या है, व्याकरण में है। और इसी प्रकार से हम शब्दों का अनुशासन करेंगे। तो जो शब्द है ना हमारे इस व्याकरण के द्वारा, प्रकृति आदि विभाग की कल्पना के द्वारा सटीक होंगे वो शब्द साधु, और जो उससे सटीक नहीं सिद्ध होंगे वो क्या हो जाएंगे, फिर असाधु शब्द हो जाएंगे। तो प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन। तो इस पंक्ति को याद रखिएगा कि शब्दों का अनुशासन कैसे किया जाएगा, प्रकृत्यादि विभाग की कल्पना के द्वारा। तो ये सब एक कल्पना है, किंतु कल्पना भी कितनी मौलिक है इस चीज को देखने के लायक है। क्योंकि इस अर्थ में सारी एक ही जैसे शब्द और उसी प्रकार की धातुएं हैं, या फिर उस प्रकार के कहने के लिए सब जगह एक ही जैसे प्रत्यय बना दिए और सब में फिर युवरनाकों से वो के स्थान पे अकादेश विधान कर दिया। तो ये कल्पना तो है, किंतु कल्पना भी बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मौलिक है। तो इस प्रकार से इसका अनुशासन किया जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इसके लिए आप वो लिख लीजिए, सामान्य विशेषवता लक्षणेन, ये भी पंक्तियां याद कर लेना। सामान्य विशेषवता लक्षणेन करणभूतेन या प्रकृत्यादि विभाग कल्पना तया हेतुभूतया शब्दानाम अनुशासनम व्याकरणम। आगे बात समझ में। अच्छा, प्रकृति का वो क्या है, प्रत्ययात पूर्वम क्रियते या सा प्रकृति ही, जो प्रत्यय से पूर्व होती, पहले प्रकृति होती है या प्रत्यय होता है, पहले प्रत्यय प्रकृति होगी, चाहे वो नाम रूप होगी चाहे वो धातु रूप होगी। तो प्रत्ययात पूर्वम क्रियते इति प्रकृति ही। आदि शब्देन प्रत्यय विकारागमानां ग्रहणम। आदि शब्देन प्रत्यय विकारागमानां ग्रहणम। आदि शब्द से प्रत्यय विकार और आगम, विकार माने आदेश, विकार माने आदेश। तो आदि शब्द से क्या लेंगे, प्रत्यय, फिर
और कहीं प्रकृति को विकार होता है, कहीं प्रत्यय को विकार होता है। प्रत्यय को विकार होता है कि नहीं होता है? विकार मतलब आदेश। किसी प्रत्यय को कोई आदेश होता है? नहीं होता ही है। वो को अक हो गया, वो को अक हो गया, यू को अन हो गया। फड़ खचगाम प्रत्यादि नाम ठस्य कहा जोनत, ये सब क्या है? ये प्रत्यय के विकार है। कहीं कहीं पर प्रकृतियों को विकार होता है, अस्तेर भू भ्रुवो वची इत्यादि होता ही है। ठीक है, तो प्रत्यय को भी विकार होते हैं, प्रकृति को भी विकार होते हैं। कहीं प्रत्यय को आगम होता है, कहीं प्रकृतियों को आगम होता है। तो ये सब जो विभाग है ना, उसकी जो कल्पना किस रूप में? अवयव रूप में। शब्द के प्रकृति प्रत्यय विकार आगम रूप जो अवयव हैं उनकी हम कल्पना करेंगे इसमें, और ये व्याकरण शब्दों का अनुशासन प्रारंभ होगा। ठीक है, तो हो गया। अब प्रत्याहार प्रकरण, ठीक है ना। कहते हैं कि आपने शब्दों का अनुशासन की बात की थी ना, आपने क्या कहा था? शब्दों का अनुशासन करेंगे तो किमर्थो वर्णनामोपदेश, वर्णों का उपदेश आपने किस लिए प्रारंभ कर दिया भाई? आपने तो शब्दों के अनुशासन की बात की थी कि हम शब्दों का अनुशासन करेंगे, और आपको प्रारंभ में ही प्रकृति प्रत्यय इत्यादि विभाग की कल्पना करनी चाहिए थी। ये बीच में ये वर्ण कहाँ से आ गए? ठीक है, तो कहते हैं अथ किमर्थो वर्णनामोपदेश। काशिका में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पूर्व पक्ष कहीं उठाएंगे और फिर उसका समाधान देंगे, और कहीं कहीं पर पूर्व पक्ष नहीं होगा, पूर्व पक्ष आपको स्वयं समझना होगा। तो अब जैसे यहाँ पर क्या था, किमर्थो वर्णनामोपदेश, तो प्रश्न क्यों किया? आपने शब्दों के अनुशासन की बात की थी और आप वर्णों के अनुशासन में आ गए। ई उ वर्ण ही तो, शब्द तो नहीं है। तो कहते हैं प्रत्याहारार्थ, शब्दों का वर्णों का अनुशासन हमने किसके लिए किया है? प्रत्याहार के लिए। कहते प्रत्याहार किमर्थ, प्रत्याहार की आवश्यकता किससे पड़ी? कहते प्रत्याहार लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थ है ना, लघो भाव कर्मवा इति लाघवम तेन लाघवेन। कौन सा प्रत्यय हुआ? लघो भाव कर्मवा इति लाघवम। इगंताच लघु पूर्वात, लघु पूर्व में है, इगंत है ना। अब उस प्रकरण को देखना है ना, गुणवचन ब्राह्मणा दिव्य कर्म निश्चय वाला जो तस्य भाव स्तुतलो वाला प्रकरण है। तो यहाँ पर लाघव बन गया। तो लाघवे न यानी लघुता से शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही अर्थः प्रयोजनम यस्य, शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही अर्थः प्रयोजनम यस्य इति शास्त्र प्रवृत्त्यर्थः। ठीक है ना, शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही, लघुता से शास्त्र की है ना प्रवृत्ति होवे जिससे, अर्थ का अर्थ यहाँ पर प्रयोजन है। शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही, शास्त्र प्रवृत्ति ही, शास्त्र प्रवृत्ति ही अर्थः प्रयोजनम यस्य इति क्या बन गया? शास्त्र प्रवृत्त्यर्थः। ठीक है ना। तो प्रत्याहार का क्या वो है? प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते अस्मिन् वर्णाः इति प्रत्याहारः। ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई आपको कि लघुता से सरलता से शास्त्र में प्रवृत्ति हो जावे, इसलिए दोनों समास कर सकते हैं। शास्त्रे प्रवृत्ति, शास्त्र प्रवृत्ति ही, शास्त्र प्रवृत्ति अर्थ अर्थात प्रयोजनम यस्य, और शास्त्र से प्रवृत्ति भी कर सकते हैं। तो प्रत्याहार इसलिए बनाए गए ताकि लघुता से शास्त्र में प्रवृत्ति हो जावे। कैसे लघुता से शास्त्र में प्रवृत्ति होगी? अब अण प्रत्याहार बना दिए, ठीक है, अण प्रत्याहार बनाया और अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र बना दिया। तो अब प्रत्याहार से अण से सारी चीजें आ गई, अन्यथा क्या होता? आ ई उ रिल री ए ओ आई औ हाया वार ल, इतने सारे वर्ण पढ़ने पड़ते। जहाँ जहाँ पर भी अच कहते वहाँ पर आ ई उ रिल री ए ओ आई औ सारे पढ़ने पड़ते। जहाँ जहाँ हल कहते वहाँ पर सारे व्यंजन पढ़ने पड़ते। तो कितने सारे प्रत्याहार हैं, उन प्रत्याहारों का कितने कितनी बार प्रयोग किया गया। अब आप कल्पना करें कि यदि वहाँ पर उतनी बार उन वर्णों का प्रयोग किया जाता तो शास्त्र कितना बड़ा हो जाता। ठीक है ना। तो एक तो संक्षेप में शास्त्र बन जावे और लघुता से सुगमता से शास्त्र में प्रवृत्ति हो जावे, इसके लिए प्रत्याहार बनाया गया। और प्रत्याहार बनाने के लिए क्या किया गया? वर्णों का उपदेश किया गया। एक तो ये प्रयोजन है, एक प्रयोजन ये भी है कि शुद्ध वर्णों का ज्ञान भी इससे हो जाता है कि इतने ही वर्ण हैं और ये शुद्ध वर्ण है।
वो इसमें नहीं बताया गया, पर भाष्य में ये वाली बात आएगी कि हमें साधु वर्ण मतलब शुद्ध वर्णों का ज्ञान भी इससे हो जाता है। वर्णों का उपदेश कर दिया तो संस्कृत भाषा में शुद्ध वर्ण कितने मिलेंगे आपको? अ इ उ रिल रे ए ओ ऐ औ हय व र ल यम गण न इत्यादि। तो शुद्ध वर्णों का भी ज्ञान इसके द्वारा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अथ शब्दानुशासन भी हो गया। प्रत्याहार प्रकरण प्रारंभ किया। प्रश्न उठा कि आपने तो शब्दों के अनुशासन की बात की थी, ये वर्णों का अनुशासन कहाँ से? तो उसलिए उन्होंने उत्तर दिया इसको। तो इसकी भी पंक्तियां याद होनी चाहिए, है ना। प्रत्याहारार्थ प्रत्याहारः लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थः। तो आप जब भी इसको मतलब पाठ विचारना तो मुख से बोल बोल करके विचारेंगी, तो जो मुख्य होगा। और लाल पेन भी लेके आना कल से, ठीक है। और जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ वहाँ लाल निशान लगा लीजिएगा। ये भी बात समझ में आ गई। अब आ जाइए अयुण। अयु इत्यनेन क्रमेण वर्णान् उपदिश्य अन्ते णकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति एकेन पुरंडरप्रः इति अकारेण। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब एक शंका है, ठीक है, उसको और पढ़ा देते हैं। देखिए, कहते हैं ह्रस्वम अवर्णम प्रयोगे संवृतम दीर्घ प्लुतयोस्तु विवृतत्वम। जब आपको वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाई गई, आपको उसमें प्रयत्न बताए गए। और आकार का प्रयत्न क्या है? संवृतस्तु अकारः, अकारेण नहीं, संवृतस्तु अकारः। शेष स्वर क्या है? विवृत करणाः स्वराः। या आभ्यंतर प्रयत्न में आपको बताया गया विवृत करणाः स्वराः। स्वरों का जो प्रयत्न है वो क्या है? विवृत है। और आकार का क्या है? संवृत है, संवृतस्तु अकारः। ठीक है, यानी आकार का और अन्य जो आ है, आकार और दीर्घ और प्लुत जो आ है, उसका प्रयत्न क्या है? विवृत है। और आकार का प्रयत्न क्या है? संवृत है। कन्फर्म है आप लोग? ठीक है। अब आप सवर्ण संज्ञा कैसे होती है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जिनका स्थान और प्रयत्न तुल्य हो उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। ठीक है, आप लोगों को यही बताया भी गया अभी तक। अब आप बताइए, अ और आ की सवर्ण संज्ञा होगी? प्रयत्न तो भिन्न हो गया। स्थान तुल्य है किंतु प्रयत्न भिन्न है। आ का प्रयत्न क्या है? आ का संवृत और आ का विवृत। ठीक है। अब खट्वा अग्रम, क्या है शब्द आपका? खट्वा अग्रम। यहाँ पर आपको अ का सवर्ण दीर्घ लगाना है। वो क्या करता है? अक्ष से उत्तर सवर्ण अच परे रहते, पूर्व पर के स्थान पे सवर्ण दीर्घ एकादेश होगा। ठीक है, सवर्ण संज्ञा तो है ही नहीं। सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? स्थान और प्रयत्न तुल्य होना चाहिए। स्थान और प्रयत्न तुल्य होना चाहिए। स्थान तो तुल्य है, प्रयत्न तो भिन्न है। क्यों जी? सवर्ण संज्ञा कैसे करेंगे? कैसे सवर्ण दीर्घ करेंगे? फंस गए हैं? पढ़ते से नहीं आता ये सब दिमाग में। वर्णोच्चारण शिक्षा में लिखा हुआ है कि आकार का विवृत भी होता है, ऐसा कुछ आचार्यों के मत में ऐसा। तो आ बोलना शुरू कर दे उसको, फिर अ क्यों बोलते हैं, है ना। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं। ह्रस्वम अवर्णम प्रयोग, ये पूर्व पक्ष आपका। ह्रस्वम अवर्णम प्रयोगे संवृतम। सब लोग मानते हैं कि ह्रस्व अवर्ण प्रयोग में, प्रयोग मतलब लौकिक प्रयोग में, इसे शब्द दे दिया। प्रयोग यानी लौकिक प्रयोग में क्या है? ये संवृत है, इसलिए अ बोलेंगे। दीर्घ प्लुतयोस्तु विवृतत्वम, और दीर्घ और प्लुत क्या है? विवृत है। ठीक है। अब तेषां सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम, अब इन दोनों की, इन ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार, ह्रस्व आकार और प्लुत आकार, ठीक है ना, इन दोनों का परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जावे, इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जावे, इसके लिए यह शास्त्रे अकारः विवृतः प्रतिज्ञायते कि अयुण का जो आकार है, हम वहीं पर ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आचार्य पाणिनि ने प्रतिज्ञा की है कि शास्त्र में, प्रयोग में नहीं, कहाँ पर? शास्त्रीय कार्य में सवर्ण संज्ञा की सिद्धि के लिए जो अयुण का आकार है उसको हम क्या मानेंगे? विवृत मानेंगे। ठीक है। तेषां सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम अकारः इह शास्त्रे विवृतः
प्रतिज्ञायते, ताकि इनकी सवर्ण संज्ञा हो जावे और खट्वाग्रम इत्यादि में सवर्ण दीर्घ हो जावे। इसके लिए क्या किया गया है, आई उनका जो आकार है उसको प्रारंभ में ही विवृत प्रतिज्ञा की जाएगी। ठीक है, और जब विवृत प्रतिज्ञा कर ली जाएगी तब ये माना जाएगा कि शास्त्रीय कार्यों में, यानी व्याकरण सूत्र, व्याकरण के शास्त्र के कार्यों के लिए जो आकार है वो क्या है, विवृत है। अब क्या हो जाएगा, खट्वा का आ भी विवृत है और अग्रम का आ भी विवृत है, ऐसा हम मान लेंगे। क्यों मानेंगे, ताकि सवर्ण संज्ञा हो जावे। बस केवल इनकी सवर्ण संज्ञा हो जावे इतने के लिए ये हम ऐसा स्वीकार करेंगे। जो पाणिनि है उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। कहते हैं आपको कैसे पता पड़ा है, आपको समस्या लगी तो आपने प्रतिज्ञा कर ली है, तो ऐसा थोड़ा होता है। तो कहते हैं नहीं, है ना, इसके लिए पाणिनि का सूत्र ही प्रमाण है कि तस्य प्रयोगार्थम अ इति शास्त्रांते प्रत्यापत्ति करिष्यते। जो सबसे अंतिम सूत्र आपका अ, उसका क्या अर्थ है, अभी तो अपन तो नहीं पढ़ी और आज तक वो सूत्र आया भी नहीं, अब पढ़ लीजिए, है ना। अ, ठीक है, विवृतः अकारः प्रयोगे संवृतः स्यात्, कि सबसे पहले भी सूत्र ये अष्टदेह के आरंभ में अ और अंतिम में भी अ। आदि में हमने जिस आकार को शास्त्रीय कार्य के लिए विवृत माना था उसी को ये वो प्रयोग में भी विवृत ना बोला जाए, है कि हमको बोलना अग्रम तो आग्राम आग्राम बोलते रह जाए, ऐसा ना होवे। अपितु केवल शास्त्रीय कार्य के लिए अ है, पर जैसे ही वो प्रयोग में आएगा वैसे ही वो क्या माना जाएगा, संवृत ही होगा। तो अ का यही अर्थ है कि शास्त्रस्य आदौ यह अकारः विवृतः प्रतिज्ञातः सः प्रयोगे संवृतः एव स्यात्, कि शास्त्र के आदि में जिस आकार को हमने शास्त्रीय कार्यों के लिए विवृत माना था वह लौकिक प्रयोग में संवृत ही हो जावे, इसी के लिए अ सूत्र है। तो अब इसको समझिए, पंक्ति में आ जाइए। तस्य प्रयोगार्थम, यानी तस्य अकारस्य, है ना, प्रयोगार्थम लौकिक प्रयोगे अ इति शास्त्रांते प्रत्यापत्ति स्वरूपात् प्रच्युतस्य पुनस्तत्प्राप्ति ही प्रत्यापत्ति ही। नोट कर लो, ये सब काशिका के पारिभाषिक शब्द हैं। आ रहा समझ में, इनको कॉपी में लिख करके रफ कॉपी में भी आप लाल निशान लगा लीजिएगा, ताकि आप पीछे से रोज पलटिए उसको, जो पारिभाषिक शब्द आपको दिए जा रहे हैं उनको याद कर लीजिएगा। रोज दोहराते रहोगे तो भी याद हो जाएगा। स्वरूपात् प्रच्युतस्य पुनस्तत्प्राप्ति ही प्रत्यापत्ति ही। जो अपने स्वरूप से वहां पे हट गया था, जो संवृत आकार आदि में क्या हो गया था, विवृत, यानी अपने स्वरूप से हट गया, उसको अंत में पुनः अपने रूप में ही अवस्थित कर दिया गया। स्वरूपात् प्रच्युतस्य, जो स्वरूप से हट गया था उसको पुनः अपने ही रूप में परिवर्तित कर देना, उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यापत्ति। आगे समझ में, तो इसलिए वहां पर प्रत्यापत्ति की गई है। कहाँ पर, अ सूत्र में। तो पाणिनि ने की है, वो हमने थोड़ी ना की है कि जब सूत्र घटाने लगे और वहां पर दिक्कत आई तो हमने उसको विवृत मान लिया और कार्य चल गया। नहीं, ये पाणिनि ने वहां पर जो अ किया उसी से ये पता पड़ता है कि आदि का जो आकार है उसको विवृत प्रतिज्ञात किया गया था, उसको अपने स्वरूप से पुनः जो हट गया था पुनः उसी स्वरूप में प्राप्ति करवा देना ही प्रत्यापत्ति है। तो अ का यही अर्थ है वहां पर। तो इस प्रकार से क्या हो गया, दोनों समाधान हो गए कि शास्त्रीय कार्य के लिए हमने उसको विवृत मान लिया तो सवर्ण संज्ञा हो गई, आपने दीर्घ कर लिया, किंतु लौकिक प्रयोग में आकार संवृत ही रहेगा। ठीक है, तो आज अयुन सूत्र आप लोगों ने पढ़ लिया पूरा, शेष ऋत्विक सूत्र फिर आगे करेंगे।